नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉडल पेपर नंबर 8 के बारे में, जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए है। इससे पहले मैं इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए ऑलरेडी 7 मॉडल पेपर बना चुकी हूँ। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बस बार्स, ऑप्शन बी है करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है सर्किट ब्रेकर और ऑप्शन डी है लाइन इंसुलेटर। तो गिवन ऑप्शन में लाइन इंसुलेटर ओवरहेड लाइन का एक मुख्य घटक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाइन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन यंत्र विद्युत प्रवाहित तार यानी कि लाइव कंडक्टर के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्राई केमिकल पाउडर, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है फोम और ऑप्शन डी है लिक्विफाइड केमिकल। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यदि बिजली से लगी हुई आग हो तो उसे बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाएगा? तो बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ऑप्शन में ड्राई केमिकल पाउडर सिर्फ दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्राई केमिकल पाउडर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद सर्किट में सभी सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए ओम्स लॉ, ऑप्शन बी है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन सी है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और ऑप्शन डी है कूलम्ब्स लॉ। तो जो किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ होता है या फिर जिसे KVL या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, इसके अनुसार किसी बंद सर्किट में सभी सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या KVL या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक द्वितीयक सेल लोड को करंट की आपूर्ति करता है तो यह अवस्था फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। मतलब जब एक द्वितीयक सेल को एक सेकेंडरी सेल को लोड से कनेक्ट कर देते हैं और वो उसे करंट सप्लाई करता है, तो ये जो इसकी स्थिति कहलाती है सेल की, वो कौन सी स्थिति कहलाती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लोडिंग, ऑप्शन बी है चार्जिंग, ऑप्शन सी है डिस्चार्जिंग और ऑप्शन डी है अनलोडिंग। तो ये जो अवस्था होती है सेल की, वो उसे कहते हैं डिस्चार्जिंग, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिस्चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, तारों की ट्री प्रणाली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए उपयुक्त होती है। मतलब तारों की जो ट्री प्रणाली होती है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे सुटेबल होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बहुमंजिला इमारत, ऑप्शन बी है एकल मंजिला इमारत, ऑप्शन सी है औद्योगिक तारों की स्थापना और ऑप्शन डी है प्रिंटिंग प्रेस। तो तारों की टी प्रणाली को बहुमंजिला इमारत के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहुमंजिला इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग के लिए PVC कंड्यूट पाइप फिल इन द ब्लैंक्स व्यास के प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें जो PVC कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है उसका डायमीटर कितना होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 21 mm, ऑप्शन बी है 19 mm, ऑप्शन सी है 17 mm और ऑप्शन डी है 15 mm। तो डोमेस्टिक वायरिंग में जो कंड्यूट पाइप उपयोग किया जाता है उसकी जो डायमीटर होता है वो होता है 21 mm, 21 mm, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 21 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कैपेसिटर की प्लेटों का क्षेत्रफल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है कैपेसिटेंस वैल्यू कम हो जाती है, ऑप्शन सी है कैपेसिटेंस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता और ऑप्शन डी है कैपेसिटेंस वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C = A एप्सिलॉन अपॉन D,
जहाँ पे होता है ए एरिया ऑफ प्लेट या फिर जो प्लेट होती है उनका क्षेत्रफल, एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या दो प्लेटों के बीच में जो दूरी होती है। तो क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ प्लेट के, तो यदि हम प्लेट के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपेसिटेंस वैल्यू कम हो जाती है। प्लेटों के क्षेत्रफल को घटाने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 3 फेज प्रणाली में 3 फेज वोल्टेज फिल इन द ब्लैंक्स कोर द्वारा प्रतिस्थापित होता है। मतलब जो 3 फेज सिस्टम होता है, 3 फेज सप्लाई होती है, उसमें जो 3 वोल्टेज वेक्टर होते हैं आर वाई बी के, उनके बीच का एंगल कितना होता है, कितना डिस्प्लेस्ड होते हैं वो एक दूसरे से, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री और ऑप्शन डी है 270 डिग्री। तो जो 3 फेज सप्लाई होती है उसमें 3 फेज वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का संबंध क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लाइन करंट इज इक्वल्स टू √3 फेज करंट, ऑप्शन बी है लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट, ऑप्शन सी है लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट अपॉन √3 और ऑप्शन डी है लाइन करंट इज इक्वल्स टू 3 इंटू फेज करंट। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के मान बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेल्टा प्रणाली में 3 फेज शक्ति का सूत्र फिल इन द ब्लैंक्स होता है। मतलब जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें जो 3 फेज पावर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है √3 फेज वोल्टेज इनटू फेज करंट कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर, ऑप्शन बी है √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस थीटा, ऑप्शन सी है 3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस थीटा और ऑप्शन डी है √3 फेज वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। तो डेल्टा कनेक्शन में जो 3 फेज पावर होता है उसका फॉर्मूला लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में होता है √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस थीटा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी √3 ELIL कॉस थीटा। फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म में इसका फॉर्मूला हो जाता पावर इज इक्वल्स टू 3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए 3 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन बी है पुश बटन स्टार्टर, ऑप्शन सी है 2 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन डी है ड्रम टाइप स्टार्टर। डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 3 पॉइंट स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह होता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका फ्लो पूछ रहा है कि उसका फ्लो किस प्रकार होता है, क्या पैटर्न होता है उसके फ्लो का। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ। ऑप्शन बी है प्राइमरी टू सेकेंडरी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी टू प्राइमरी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ट्रांसफॉर्मर में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका प्रवाह होता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ आता है। इस तरह से पूरी मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, समान इंडक्टिव लोड के लिए 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड की तुलना में डेल्टा में जुड़े इंडक्टिव लोड में बिजली की खपत फिल इन द ब्लैंक्स होगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 टाइम्स, ऑप्शन बी है 1/3 टाइम्स, ऑप्शन सी है 1/2 टाइम्स और ऑप्शन डी है इक्वल। मतलब यदि समान मान का इंडक्टिव लोड है
जो कि स्टार कनेक्शन में जोड़ा गया है, और यदि फिर उसे डेल्टा कनेक्शन में भी जोड़ा जाता है तो उसमें बिजली की खपत दोनों में कितनी होगी उसका कंपैरिजन करना है। तो हम जानते हैं यदि समान मान का लोड अगर डेल्टा में जुड़ा हुआ है और फिर हम उसे स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। मतलब जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें 3 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू होगी जो भी लोड होगा उसका, यदि वो डेल्टा कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, और स्टार कनेक्शन में उसकी 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से बिजली की जो खपत होगी वो भी डेल्टा कनेक्शन में 3 टाइम्स ज़्यादा होगी देन स्टार कनेक्शन से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ट्रांसफॉर्मर की जो इफिशियंसी होती है वो किस कंडीशन में मैक्सिमम होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होता है। ऑप्शन बी है कॉपर हानि आयरन हानि से अधिक होता है। ऑप्शन सी है कॉपर हानि आयरन हानि से कम होता है। और ऑप्शन डी है कॉपर हानि 0 के बराबर होता है। तो जब कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज दोनों का मान बराबर होता है तो इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी या ट्रांसफॉर्मर की दक्षता भी अधिकतम होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त होते हैं तो उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। मतलब जिसमें प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज यदि एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है और यही वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग की तरह भी काम करती है और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह भी काम करती है। यानी प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज दोनों एक ही वाइंडिंग से प्राप्त होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से, और इसीलिए इसे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआई प्रकार के यंत्र में फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ए लीनियर स्केल, ऑप्शन बी है ए नॉन लीनियर स्केल, ऑप्शन सी है एन एक्सपोनेंशियल स्केल और ऑप्शन डी है लॉन्गिट्यूडनल स्केल। तो जो एमआई प्रकार के यंत्र होते हैं या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका स्केल नॉन लीनियर होता है या उसे नॉन यूनिफॉर्म स्केल भी कह सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अ नॉन लीनियर स्केल। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मेगर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए मेगर नामक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो मेगा ओम में होती है उसकी वैल्यू, और मेगा ओम से ही इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है मेगर। मेगर मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग मेगा ओम रेंज के रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेगर। मेगर का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मान को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीएमएमसी प्रकार का मीटर फिल इन द ब्लैंक्स के सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब जो पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डीसी जनरेटर, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है मूविंग आयरन मीटर और ऑप्शन डी है डीसी मोटर। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और डीसी मोटर दोनों का ही कार्य सिद्धांत एक ही होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा मोटर है जिसे एसी में भी प्रयोग कर सकते हैं और डीसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी है रिपल्शन मोटर और ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो एसी और डीसी, जो मोटर एसी और डीसी दोनों पे ही कार्य करता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डायोड शब्दावली में पीआईवी से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पीक इनवर्स वोल्टेज, ऑप्शन बी है पोलैरिटी आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन सी है पीक इनवर्स वैल्यू और ऑप्शन डी है पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
तो डायोड के टर्म में PIV का मतलब होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पीक इन्वर्स वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक SCR फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब जो SCR है जो कि एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये क्या होता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस, ऑप्शन बी है 3 लेयर 4 टर्मिनल डिवाइस, ऑप्शन सी है 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस और ऑप्शन डी है 4 लेयर 4 टर्मिनल डिवाइस। तो जो SCR होता है वो 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसमें अल्टरनेट PNPN टाइप का लेयर होता है और उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कैथोड, एनोड और गेट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में लेटर डी दशमलव संख्या का फिल इन द ब्लैंक्स को दर्शाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली, मतलब हेक्सा का मतलब क्या होता है 16, हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली में टोटल 16 डिजिट्स होती हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो डेसिमल नंबर हो जाते हैं और उसके बाद ABCDEF यहाँ तक होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली में जो डी होता है वो डेसिमल संख्या के 13 यानी 13 नंबर को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 13। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न सत्य सारणी दर्शाता है, मतलब क्वेश्चन में एक सत्य सारणी दी हुई है, ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और आपको इस ट्रुथ टेबल को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये किस गेट का ट्रुथ टेबल है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा गेट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है एक्सॉर गेट, ऑप्शन बी है नैंड गेट, ऑप्शन सी है एंड गेट और ऑप्शन डी है और गेट। तो जो ये सत्य सारणी दी हुई है ये एक्सॉर गेट की सत्य सारणी है। एक्सॉर गेट में आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, यदि ए और बी इनपुट हो तो y बराबर AB बार प्लस A बार B। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके और जो भी इनपुट का ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आउटपुट ये मिलेगा जो मैंने फॉर्मूला बताया है अभी आपको। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सॉर गेट। जो क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल दिया हुआ है ये एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है, और मतलब ये क्वेश्चन में आपको एक सिंबल दिया हुआ है, गेट का सिंबल दिया हुआ है, इसे देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस गेट का सिंबल है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्सॉर गेट, ऑप्शन बी है नैंड गेट, ऑप्शन सी है एंड गेट और ऑप्शन डी है एक्सनॉर गेट। तो ये जो सिंबल दिया हुआ है क्वेश्चन में ये एक्सॉर गेट का सिंबल है और साथ में आप इसके आउटपुट से भी देख सकते हैं, ये जो ए प्लस और प्लस करके फिर सर्किल फिर बी दिया हुआ है, इसका मतलब होता है AB बार प्लस A बार B, जो कि एक्सॉर गेट का, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सॉर गेट का आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सॉर गेट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एक्सॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर को सीधे DOL स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है प्रारंभिक विद्युत धारा होती है। मतलब जो स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, यदि उसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट किया जाए तो स्टार्टिंग करंट क्या होगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पूर्ण भार धारा के बराबर, ऑप्शन बी है पूर्ण भार धारा की दुगनी, ऑप्शन सी है पूर्ण भार धारा की तिगुनी और ऑप्शन डी है पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी। तो यदि हम जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट कर दे तो उसमें जो स्टार्टिंग करंट होते हैं वो बहुत हाई होती है और उसका मान होता है 5 to 7 टाइम्स ऑफ दी फुल लोड करंट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी। तो बच्चों ये है मॉडल पेपर नंबर 8 जो कि CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए था और ऐसे ही हम और भी मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। हालांकि अभी डेट डिक्लेयर नहीं हो रही है कि क्या होगी CTI एंट्रेंस एग्जाम की डेट, पर मोस्ट प्रॉब्ली अब हो जाए कुछ दिनों में, हम एक्सपेक्ट करें ऐसा। इसलिए हम वापस से पढ़ाई शुरू करते हैं और अब आपको रेगुलर मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले CTI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।